नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम स्वदेश विश्लेषण में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संभागवार विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरणों की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर संभाग की, जिसमें 5 जिले आते हैं। हम ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया जिले की विधानसभा सीटों की स्थिति पर जानने की कोशिश करेंगे कि कहां क्या चुनावी हलचल है। साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग की तस्वीर इस विधानसभा चुनाव में बदली है। जिस अंचल में पहले राजा यानी दिग्विजय सिंह और महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की ताकत रहे थे, इन्हीं चेहरों पर इस अंचल में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती थी। वहीं इस बार राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। महाराज अब बीजेपी के साथ हैं। यह पहला अवसर है जब सिंधिया घराना पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में है और इस पर अंचल में बीजेपी के साथ कई चुनौतियां भी हैं। 2018 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग की तस्वीर इस विधानसभा चुनाव में बदली है। जिस अंचल में पहले राजा यानी दिग्विजय सिंह और महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की ताकत रहे थे, इन्हीं चेहरों पर इस अंचल में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती आई थी। वहीं इस बार राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। महाराज अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और यह पहला अवसर है जब सिंधिया घराना पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पर इस अंचल में बीजेपी के साथ कई चुनौतियां भी हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा योगदान रहा। केवल ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें तो 2018 में 18 सिंधिया समर्थक जीते थे और कांग्रेस की चुनावी कमान पूरी तरह सिंधिया के पास थी। 2020 में जब सिंधिया बीजेपी के साथ आए तो उनके समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अब सिंधिया बीजेपी की सेना में है तो बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी भी सिंधिया के कंधों पर है। विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण प्रत्याशियों का गणित बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ सरकार गिरने से लेकर शिवराज सरकार बनने में ग्वालियर चंबल का सबसे अहम रोल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में इस बार भी यहां सबका फोकस बना हुआ है। इसी अंचल की ग्वालियर विधानसभा सीट सूबे की वीआईपी सीटों में गिनी जाती है। बता दें कि क्योंकि यहां से विधायक बनने वाले नेता राजनीति में बड़े ओहदों पर पहुंचे हैं, ऐसे में इस सीट का सियासी इतिहास और राजनीतिक समीकरण भी दिलचस्प माना जाता है। ग्वालियर ग्रामीण साहब सिंह गुर्जर, साथ ही भारत सिंह कुशवाहा आमने सामने हैं। बता दें कि ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जो भी सियासी समीकरण यहां पर बनते हैं, क्योंकि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के यहां पर रहे थे, लेकिन इस बार सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में हैं तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने की यहां पर पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार के जो आंकड़े हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है किस तरीके से सियासी समीकरण यहां से बनते दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले सियासत होती आई है, एक बड़ा गुट यहां पर सिंधिया का सक्रिय रहा और लगातार जीत की स्थिति में रहता है। इस बार वो तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो बीजेपी को जिताने की यहां पूरी कोशिश की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग की तस्वीर इस विधानसभा चुनाव में बदली भी नजर आई है और साथ ही पहले राजा यानी दिग्विजय सिंह और महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की ताकत रहे थे, लेकिन इस बार वह खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में हैं और तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। बता दें कि राजनीतिक परिदृश्य इस बार बिल्कुल बदला नजर आया है। महाराज अब बीजेपी के साथ हैं। पहला अवसर है जब सिंधिया घराना पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में है, पर इस अंचल में बीजेपी के साथ कई चुनौतियां भी हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा योगदान था। बता दें कि केवल ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें तो 2018 में 18 सिंधिया समर्थक जीते थे। कांग्रेस की चुनावी कमान पूरी तरह सिंधिया के पास थी। 2020 में जब सिंधिया बीजेपी के साथ आए तो उनके समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अब सिंधिया बीजेपी की सेना में है तो बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी भी सिंधिया के कंधों पर है। ग्वालियर संभाग में विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण प्रत्याशियों का गणित बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। और इसी पर पूरा चुनावी विश्लेषण करेंगे। पहले हमारे संवाददाताओं की ओर रुख करेंगे जहां बताएंगे क्या कुछ फिलहाल स्थिति है। सीधा डबरा चलेंगे जहां हमारे सहयोगी इमरान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इमरान, जिस तरीके से पिछला चुनाव रहा, तमाम मुद्दे रहे और तमाम जो सिंधिया गुट के नेता थे, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद से तमाम सियासी समीकरण यहां पर बदले। अब फिलहाल डबरा की बात करें तो क्या कुछ सियासी समीकरण की स्थिति यहां पर नजर आती है इमरान?
देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश के डबरा की अगर अपन बात करें तो डबरा विधानसभा में सिंधिया समर्थक, कट्टर सिंधिया, वो तो उनका भी ऐसा ही है। हमेशा मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से डबरा एक ऐसी सीट है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहती है। अगर सियासी समीकरण की बात करें, 2008 में पहला चुनाव इमरती देवी ने लड़ा, जब डबरा SC/ST सीट हुई थी, उस पर पहले ही चुनाव में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद में 2013 में भी विजय प्राप्त की और जीत का अंतर बढ़ता गया। 2013 के बाद 2018 में 57,000 वोटों से यहाँ पर इमरती देवी जीत कर आई थी। उस समय कांग्रेस में हुआ करती थी, लेकिन 2020 में जैसे ही सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामा, वैसे ही इमरती देवी ने इस्तीफा दे दिया। और 2020 में जब उपचुनाव हुआ तो उनके ही समधी सुरेश राजे कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 75 वोटों से कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। जातिगत समीकरण की अगर डबरा की बात करूं ऋषभ, तो SC/ST वोट बैंक में सबसे ज्यादा पुछते नहीं, कहीं ना कहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम के बाद डबरा सीट अगर कही जाए तो कांग्रेस की रही है। इस बार की विधानसभा सीट की अगर बात करूं तो दो बड़े आरोप इमरती देवी पर है। एक तो दल बदल का आरोप इस समय देखा जा रहा है, दूसरी चीज इमरती देवी ने जो दल बदला है, सिंधिया के साथ गई थी, तो कहीं ना कहीं 35 करोड़ रुपए का बिकने का भी उन पर आरोप है। क्योंकि 2020 की जो रणनीति देखी गई थी, उस समय जब जो 22 विधायक सिंधिया के साथ गए थे, उसमें इमरती देवी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसी का खामियाजा इमरती देवी को 2020 के उपचुनाव में भुगतना पड़ा था। सुरेश राजे, अगर बात करूं सुरेश राजे की, तो सुरेश राजे पर भी एक बड़ा आरोप है। उनका एक MMS वीडियो कुछ महीने पहले चुनाव से वायरल हुआ था। उस MMS वीडियो को अब देखना होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों प्रत्याशी कहीं ना कहीं जनता की निगाह में एक MMS वीडियो में वायरल है, तो कहीं ना कहीं एक पर 35 करोड़ रुपए में बिकने का आरोप है। इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव सिंधिया की, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस समय वहां पर चाप दांव पे लगी हुई है। और लगातार सिंधिया का जो पहले 2018 के चुनाव में देखा गया था, तो वो बिल्कुल वर्चस्व नहीं देखा जा रहा है। 3 से 4 घंटे वो एक कार्यक्रम में सिंधिया दे रहे हैं और पूरे जोर शोर उन्होंने 2020 के उपचुनाव में लगाया था इमरती में, लेकिन फिर भी सिंधिया उनको नहीं जिता पाए थे। तो इस बार सिंधिया की साख यहाँ पर दांव पर लगी हुई है, देखने वाली। हाँ जी बिल्कुल इमरान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो डबरा यहाँ पर सुरेश राजे और इमरती देवी डबरा से आमने सामने हैं और ऐसे में दल बदल का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है, क्योंकि इमरती देवी पहले सिंधिया गुट में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद ही तमाम जो सिंधिया गुट के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इसके बाद वे भी भारतीय जनता पार्टी में गई और फिर चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार भी तमाम अलग मुद्दे हैं और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर इस बार देखने को मिला है। सुरेश राजे जो कि कांग्रेस से हैं, उनका एक MMS का ऑडियो वीडियो भी वायरल हुआ, जिसको लेकर भी काफी चर्चा में रहे। वहीं इमरती देवी की बात करें तो उन पर भी कई आरोप हैं, पैसे लेकर बिकने का आरोप उन पर लगा। और साथ ही इस बार देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि कौन कौन से मुद्दे होंगे जो यहां पर हावी रहेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इमरती देवी पर भरोसा जताया है, लेकिन देखना बड़ा यहां पर महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ वो मुद्दे हैं जो कि बीजेपी के भरोसे पर इमरती देवी खरा उतरेंगी। हालांकि सुरेश राजे की स्थिति भी यहां पर बेहतरीन मानी जाती है, लगातार वे सक्रिय रहे हैं, लेकिन इस बार डबरा के सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं जो कि आमने सामने हैं और 2018 का विधानसभा का चुनाव का जिक्र करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां पर डबरा से इमरती देवी एक बड़ा नाम रही हैं, लगातार यहां से जीतती आई, लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी में वे शामिल हुई, उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस बार फिर से वे इसी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ मुद्दे हैं जो यहां पर असर करेंगे। और इसी खबर पर ग्वालियर से हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ग्वालियर संभाग काफी महत्वपूर्ण रहा है, लगातार ये संभाग सियासत, मध्य प्रदेश की सियासत में परिवर्तन का एक बड़ी भूमिका अदा करता आया है। खासकर जो 21 विधानसभा सीट यहाँ पर हैं, उन पर तमाम जो चुनावी विश्लेषण हम कर रहे हैं, क्या कुछ समीकरण फिलहाल बनते दिखाई दे रहे हैं ग्वालियर की खासकर बात करें तो? सब साफ तौर पर देखेंगे कि ग्वालियर में 2 संभाग आते हैं, ग्वालियर संभाग आता है, दूसरा चंबल संभाग आता है, और दोनों संभागों को एक तरफ जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि दोनों की जो कह सकते कमिटी है वो ग्वालियर में ही है। इसी के चलते ग्वालियर और संभाग दोनों का जो राजनीतिक समीकरण बनते हैं वो ग्वालियर से ही बनते हैं। हालांकि दोनों संभाग अलग है, लेकिन अगर दोनों संभागों की बात करें तो 34 विधानसभा सीट यहाँ से आती है। और अगर तुलनात्मक इसकी अगर समीक्षा करें तो दोनों में 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें 34 विधानसभा सीट में 26 विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा था, 1
तरीकत अन्य दल का भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। एक जबरदस्त जीत हासिल की थी, उसका चेहरा सीधा सीधा कह सकते योगेश सिंधिया हुआ करते थे, ऐसा माना जा रहा है। अगर वही बात है, जब सत्ता परिवर्तन हुआ 2020 की बात करें तो यहाँ जो लोग भाजपा में रहे थे, खुला जगह हुए थे। तो साफ तौर पर देखा जाए कि चंबल अंचल इस समय पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति का हब बना हुआ है। उसका एक कारण और भी है कि दो केंद्रीय मंत्री यहाँ से आते हैं, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी नरेंद्र सिंह तोमर। यही वजह है, इतने कद्दावर नेता होने के बाद यहाँ पर जब इतने बड़े नेता हैं तो इसलिए यहाँ की सीट और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और देखना यही है कि 2023 में यहाँ का रुख कैसा होता है, क्योंकि यहाँ जो एट्रोसिटी एक्ट का जो मामला हुआ था 2017 में 16 में जो हुआ था 2 अप्रैल को, उसकी घटना के बाद यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति थोड़ा सा ये लगा कि भाजपा ने ठीक नहीं किया। और जो माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए और एट्रोसिटी एक्ट का वो अध्यादेश लाए थे, उसी के चलते पूरे देश में विवाद हुआ था। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था, सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। उसी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। लेकिन 2023 में थोड़े समीकरण ज्यादा यहाँ अलग होंगे। आपने देखा होगा, चाहे हम 2003 की बात कर लें जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस से भाजपा में सत्ता आई थी, 2008 की बात कर ले, 2013 की बात कर ले या 2018 की बात कर ले, तो जो इस बार का चुनाव इसलिए और भी अलग हो जाता है क्योंकि 2003 से लेकर 2018 तक बराबर पूरे स्टेट का जो प्रांत की कमान थी वो प्रांतीय पदाधिकारियों के पास थी भाजपा की। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि प्रांत की कमान, स्टेट की कमान, पूरी कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है, क्योंकि ये सत्ता का लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और वर्तमान में जो 5 राज्यों में चुनाव है वहां पर कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं, चाहे राजस्थान को ले लें, चाहे हम छत्तीसगढ़ को ले लें या और भी जो दो राज्य वहां ले लें, वहां भाजपा की सरकार नहीं है। तो अगर इन 5 राज्यों में शिकस्त भाजपा को मिलती है तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वो ये ऐसा जो शीर्ष नेतृत्व वो चाहता नहीं है। निश्चित तौर पर तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं और खासकर 2023 में समीकरण भी बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो नेताओं की नाराजगी इससे पहले नहीं देखने को मिली वो इस बार देखने को मिल रही है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, ग्वालियर संभाग में 21 सीटें हैं और कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल की बात करें तो 34 सीटों में पिछली बार कांग्रेस का दबदबा यहां रहा था। लेकिन तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद अब इस बार देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ समीकरण बनते हैं। लेकिन और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही करेरा से हमारे सहयोगी राजेश नरवरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, करेरा से क्या कुछ सियासी समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि करेरा की बात करें तो प्रागीलाल जाटव और रमेश खट्टी के हाथ से आमने सामने हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाता है क्या कुछ स्थिति यहां पर बन रही है? क्या बीजेपी का यहां पर दबदबा है या फिलहाल जो चुनाव प्रचार में देखने को मिल रहा है क्या कुछ जनता का मूड भी यहां दिखाई दे रहा है? ऋषभ जी, आपको बीजेपी से रमेश खट्टी यहाँ पर विजय हासिल की थी लगभग 10,000 वोटों से। इसके बाद 2013 तक विधायक रहे। 2013 में यहाँ से कांग्रेस पार्टी से 2013 में कांग्रेस पार्टी से शकुंतला खटीक ने यहाँ पर करेरा विधानसभा पर विजय हासिल की थी। इसके बाद कहीं न कहीं 2013 से 2018 तक शकुंतला खटीक विधायक रही है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से जसवंत जाटव ने लगभग 10,000 वोटों से जीत हासिल की थी। और वहीं कहीं न कहीं जसवंत जाटव सिंधिया समर्थक होने के नाते सिंधिया के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी में चले गए थे और कांग्रेस से बगावत की थी। इसी दौरान जसवंत जाटव पर कहीं ना कहीं बिकने के भी आरोप लगे थे कि 35 करोड़ में बिकने के बाद बीजेपी में चले गए। और कहीं ना कहीं इसके बाद अब देखना यह होगा, यह लगातार तीन बार से यहाँ पर कांग्रेस जीतती आई है करेरा विधानसभा पर। उपचुनाव में प्रागीलाल जाटव ने यहाँ पर 11,600 वोटों से जीत हासिल की थी और कहीं ना कहीं इस तरह झटका बीजेपी को दिया था। अब देखना यह होगा कि अब सिंधिया समर्थकों को यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया है और बीजेपी से रमेश खटीक हैं। और दूसरी तरफ एक तरफ देखा जाए तो जो पहले रहे हैं वर्तमान विधायक हैं पहले से प्रागीलाल जाटव दोबारा से कांग्रेस पर यहाँ पर प्रत्याशी और दूसरी तरफ रमेश खटीक बीजेपी से प्रत्याशी हैं। दोनों आमने सामने। अब देखना यह होगा, दिलचस्प मुकाबला है इस बार। कहीं ना कहीं बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट बैंक घटते कई कार्यकाल को लेकर, सरकार गिराने को लेकर कहीं ना कहीं जनता नाराज है। और ऐसे में देखना होगा कि अब यह चुनाव में जनता किसको विजय करती है।
निश्चित तौर पर अगर मुद्दों की बात करें राजेश, तो यहाँ पर कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ पर इस बार देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि दल बदल का खेल भी हमने लगातार देखा और उसके बाद शिवपुरी का काफी चर्चा में ये सीटें रही हैं, तो ऐसे में इस बार क्या कुछ स्थिति दिख रही है? जनता क्या कंफ्यूजन की स्थिति है? जनता अपना मत बना चुकी है? किस तरह से जनता का मूड इस बार नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सर जी, मुद्दे की बात करें तो कई मुद्दे ऐसे पानी को लेकर, सड़कों को लेकर, जहाँ सड़कें खुदी हुई पड़ी है, कई ऐसे मुद्दे हैं। शहर की बात करें, करेरा नगर की, तो सब्जी मंडी का बड़ा मुद्दा है, जहाँ हर बार सब्जी मंडी के लिए एक मुद्दा उठता है, जहाँ कांग्रेस विधायक ने सब्जी मंडी को लेकर एक मुद्दा उठाया था, जिसमें लेकर वो हाईलाइट रहे हैं कहीं ना कहीं करेरा में। ऐसे कई मुद्दे सामने आते हैं। जी राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तमाम मुद्दे हैं और सीधा चंदेरी चलेंगे, जहां दिनेश प्रजापति हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, चंदेरी में क्या कुछ सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि लगातार तमाम चर्चाओं में ये सीट पहले रही है, इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समीकरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? जी मैं बता दूं कि अशोकनगर जिले की यह विधानसभा क्रमांक 33 है, जहां चुनावी काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही है, जिसमें जहां पहले सिंधिया का साथ यहाँ के कांग्रेस विधायक को मिलता है, जब सिंधिया कांग्रेस में थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह सीट निकालने में कहीं ना कहीं पसीना भी छूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस को पहले सिंधिया का साथ काफी मिलता था, लेकिन अब वह साथ नहीं है। तो कांग्रेस की जो लड़ाई है वह यहाँ के विधायक गोपाल सिंह चौहान स्वयं लड़ रहे हैं, और यह कांटे की टक्कर त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां पहले बहुजन समाज पार्टी से राजकुमार सिंह यादव, जो अभी वर्तमान में भाजपा से, उनने बगावत की थी भाजपा से, लेकिन अब भाजपा में ही है, पहले बहुजन से, अब जो और जगन्नाथ सिंह जो रघुवंशी हैं, वह उन दोनों के बीच में काफी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर देखिए, सिंधिया समर्थक यहाँ पर लगातार चर्चाओं में रहे, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, तो इस बार क्या कुछ लोगों का मूड है और किस तरह की स्थिति फिलहाल सियासी रूप में देखने को मिल रही है? क्या लोग दल बदल को यहाँ पर किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि दल बदल इस बार काफी चर्चा में भी है और कई जो नेता हैं उनकी नाराजगी भी देखने को मिली। फिलहाल चंदेरी में किस तरह से स्थिति है? जी बता दूं, अंदरूनी जहां मानी जा रही है, अंदरूनी जो दल बदल की लोग अंदर ही अंदर वोटिंग काटने की एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं घाटा भी दिखाई दे रहा है, और लेकिन निश्चित ही यहाँ कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें लगातार जो दल बदल की इससे पहले सियासत देखने को मिली। हालांकि सिंधिया 2018 में कांग्रेस में थे, तो तमाम जो नेता थे उनका यहाँ पर दबदबा दिखाई दिया था, लेकिन इस बार तमाम तरीके से जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बनती है। और सीधा चलेंगे शिवपुरी, जहाँ तपन पाल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपन, जिस तरीके से शिवपुरी के फिलहाल सियासी समीकरण है, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है? काफी चर्चा में सीट रही है, फिलहाल क्या कुछ समीकरण? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिवपुरी विधानसभा में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पहले जो पोहरी पिछोड़ विधानसभा थी, वहाँ से जो केपी सिंह कक्का जो है, जो लगातार 30 साल से वहाँ चुनाव जीतते आ रहे हैं, उनको इस बार वहां से उठा के शिवपुरी विधानसभा के लिए कर दिया गया। अपने आप में बहुत बड़ा है, एक चैलेंज है उनके लिए कि जो उनकी परांगत जो उनकी सीट है पुरानी है, जहाँ से पिछली बार 6 बार से विधायक रहे हैं, अब उनको अचानक शिवपुरी की भागदौड़ हाथ में दे दी गई है कि अब आप यहाँ से चुनाव लड़ें। तो एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको वो अब फेस कर रहे हैं। और हालांकि जो देखा जाए भविष्य वर्तमान में, तो जो स्थिति है चुनाव को लेके, देवेंद्र जैन के पक्ष में जो बीजेपी से जिनको टिकट दिया गया, बीजेपी ने मैंडेट दिया है, वो बहुत आगे हैं, क्योंकि जो समाज का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं उनकी छवि को, जो पुरानी उनकी छवि को लेके, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें बहुत सी उनको रुकावटें आ रही हैं। पर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए शिवपुरी विधानसभा में, तो वो बहुत प्लस में है। अब बात करें हम कोलारस विधानसभा की, कोलारस विधानसभा में हाल फिलहाल बैजनाथ यादव को कांग्रेस से टिकट मिली है, और आपके बीजेपी से, जो पहले कांग्रेस में थे अब वो बीजेपी में, ज्योतिराज सिंधिया के जो बहुत बड़े समर्थक है महेंद्र यादव, उनको टिकट बीजेपी से कोलारस से मिली है। वहाँ भी एक यादव समाज और इन समाजों का बहुत बहुल जो क्षेत्र है, और देखा जाए तो ये आपस में दोनों एक ही समाज से हैं, तो ये समीकरण यहाँ भी बड़ा एक टफ टाइट हो चुका है। जहाँ तक अभी वर्तमान की स्थिति देखी जाए, तो बैजनाथ यादव जो है उनकी तरफ
समीकरण धीरे धीरे चुनाव का एक जो दबाव है वो बढ़ रहा है। अब आती है पोहरी विधानसभा क्षेत्र की बात। यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, दो उपचुनाव जो अभी वर्तमान में बीजेपी से सुरेश राजखेड़ा, वो पहले कांग्रेस से जीते, फिर जब 2020 में उपचुनाव हुए वो फिर वहां से जीते। अब उनको तीसरी बार फिर से बीजेपी ने टिकट दी है और कांग्रेस से कैलाश कुशवाहा को टिकट मिली है और बसपा के एक और हैं जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने इस बार बसपा से लिखी है, और प्रद्युम्न सिंह जाखड़। अब वहाँ जो अभी हाल में ही कुछ ऐसी सभाओं के लिए सुरेश राजखेड़ा गाँव में जब जनसंपर्क के लिए गए थे लोगों से अपने चुनाव को लेकर अपील करने के लिए, तो बहुत से गाँव में उनका एक विरोध दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति वहाँ बहुत डामाडोल दिख रही, क्लियर नहीं दिख रही कि वो जीत पाएंगे। जो मेन वहाँ टक्कर है वो कैलाश कुशवाहा और प्रद्युम्न सिंह धाकड़ की रह गई है। तो ये अपने आप में बसपा की एक ये सीट हमें लग रहा है कि उम्मीदें भी प्रद्युम्न धाकड़ बहुल क्षेत्र है, वहाँ बहुत से है, तो ऐसा लग सकता है कि ये जो सीट है वो बसपा के काबिज हो सकती है। और हालांकि देखें तो प्रद्युम्न सिंह भी पहले जो थे वो कांग्रेस में थे, तो ये कहीं ना कहीं इस बार ये जो सीटों की टिकटों की उठापटक लोगों ने दल छोड़े हैं, कोई दल छोड़ के वापस कांग्रेस में आए हैं, कुछ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं, ये कहीं ना कहीं अब ऐसे ही करेगा। विधानसभा की अगर बात करें, विधानसभा में इस बार फिर से कांग्रेस ने तराजी लाल जाटव पे फिर से खेला, क्योंकि उपचुनाव में वो जीते थे। उससे पहले जसवंत जाटव थे, तो वो भी उपचुनाव में हार गए थे। पहले वो जीते थे, वो बीजेपी की सीट थी, फिर वो उपचुनाव में बीजेपी से वो सीट जा चुकी थी, उसकी जगह कांग्रेस की सीट मिली थी तराजी लाल जाटव को। अब उनके विरोध में है रमेश खटीक, जो पहले भी एक बार विधायक पूर्व में रह चुके हैं। बीजेपी की परांगत वहाँ पे अच्छा जो वोट बैंक है देखा जाए तो बीजेपी का बहुत महापक्का है, पर कहीं ना कहीं पब्लिक का जो झुकाव है, हाल में कुछ तराजी लाल जाटव के लिए कुछ खबरें वायरल करी गई, कुछ करे गए, पर उस कहीं ना कहीं इस पूरी चीज में एक समीकरण में कहीं ना ठीक है तपन, लेकिन जिस तरीके से 2018 का हमने आंकड़े देखे, 3 सीटों पर कांग्रेस, आपने जिक्र भी किया कि कांग्रेस 3 सीटों पर आई थी, लेकिन इस बार क्या क्या मुद्दे यहाँ पर हावी हैं? आपने दल बदल का जिक्र किया, या जनता किसी दल विशेष को ध्यान में रखकर वोटिंग करेगी, या क्या कुछ जनता का मूड यहाँ पर इस बार समझ आ रहा है? जनता दल विशेष की जगह आज इस बार जो सबसे महंग जो चीज है, जो एक मुख्य चीज जो सामने आ रही है पूरे चुनाव के दौरान, एक जातिगत समीकरण आ रहा है। इस बार सबसे बड़ा जो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए तपन। लेकिन लगातार जो सियासी समीकरण है, यहाँ से क्या कुछ बनते बिगड़ते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा तमाम तरीके से दल बदल का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिला, और ऐसे में कांग्रेस की जो 3 सीट थी, इस बार बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि शिवपुरी से क्या कुछ समीकरण बनते हैं। और सीधा अशोकनगर चलेंगे, जहाँ हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, किस तरीके से अशोकनगर में सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस बार 2023 में तमाम तरीके से स्थितियां अलग हैं, तमाम जो नेता हैं उनकी नाराजगी देखी गई है, फिलहाल क्या कुछ यहाँ पर स्थिति है? अशोकनगर 0 क्रमांक 32 विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भाजपा की हालत कुछ पतली पतली सी नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी अपनी एक थोड़ी सी चिंता की लकीर खींचे हुए है, पर ज्यादा चिंता की लकीर भाजपा के साथ खाते में जा रही है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पुरानी भाजपा और नई भाजपा, इसके चलते कार्यकर्ताओं में भी थोड़ा सा रोष है, जिसके चलते पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उपचुनाव में 18,000 मतों से जसपाल सिंह जी जीते थे। निश्चित तौर पर यहाँ पर 3 सीटें हैं और देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ यहाँ पर स्थिति बनती। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।